गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम अविनाश कुमार ठाकुर और ये है हमारा चैनल मैक एकेडमी। ठीक है, हम लोग जो है आज वीडियो बनाने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स पर। हम लोग पढ़ेंगे आज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है बेटा? चलिए तो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स को। और थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रिगार्डिंग द नीट एंड जेईई प्रोस्पेक्ट। ठीक है, नीट और जेईई के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको कि आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। ये हमारा बेसिक लेक्चर है, दिस इज द लेक्चर नंबर 1। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 1 है आपका थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। नीट और जेईई में आपको पता होगा कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये एक तरह का कंसेप्चुअल चैप्टर है और इसको अगर हम लोग आसानी से समझ जाते हैं तो ये एक तरह का इजी चैप्टर भी बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़े से कंसेप्ट्स को हम लोगों को सीखना होगा और हम लोग काफ़ी आसानी से इन सब कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। हम जो है रेगुलर बेसिस पे ये वीडियो जो है अपलोड करते रहेंगे और सीखते रहेंगे। मेकिंग ऑल नॉलेजेबल, दैट इज मैक एकेडमी, दैट इज मैक एकेडमी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में दो वर्ड है यहाँ पे, थर्मो एंड डायनामिक्स। दिस इज वर्ड थर्मो, ये दो वर्ड से मिलकर बना है थर्मो एंड डायनामिक्स। थर्मो का मतलब होता है आपका हीट और एनर्जी। ठीक है, एंड डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। ठीक है, डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में ऐसा क्या पढ़ने जा रहे हैं तो समझ में आ गया होगा। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? द स्टडी ऑफ हीट एनर्जी, द स्टडी ऑफ हीट एनर्जी एंड इट्स मोशन इज known as thermodynamics। क्या बोला मैंने? द स्टडी ऑफ हीट एंड इट्स मोशन इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? हीट और उसके मोशन को अगर हम लोग पढ़े, मतलब हीट कैसे ट्रैवल कर रहा है, किस बॉडी से कहाँ जाएगा, कैसे ट्रैवल करेगा। मान लेते हैं एक हॉट बॉडी है और एक कोल्ड बॉडी है, तो हीट कैसे ट्रैवल करना चाहिए? मान लेते हैं ये हॉट बॉडी है और ये ब्लैक वाला जो पेन है वो कोल्ड बॉडी है, तो हीट कैसे ट्रैवल करना चाहिए? फ्रॉम द हॉटर बॉडी टू द कोल्डर बॉडी। ठीक है, इस चीज को भी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं और ये थर्मोडायनेमिक्स के अलग अलग लॉ में ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग जो है थर्मोडायनेमिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, बेसिक चीजें हैं, जो बेसिक नेम्स हैं, उनको हम लोग सीखते हैं कि वो बेसिक नेम्स क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं द टर्म्स जनरली used in thermodynamics। ऐसे कौन कौन से टर्म है जो जनरली थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग यूज करते हैं, उसको देखते हैं। द टर्म्स जनरली यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में कौन कौन से टर्म्स को हम लोग जनरली यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे कॉमन टर्म्स हैं दैट इज, पहला हो गया सिस्टम। ठीक है, पहला वर्ड क्या सीखेंगे? सिस्टम। सेकंड सराउंडिंग, थर्ड यूनिवर्स एंड फोर्थ बाउंड्री। चलिए इन चारों टर्म्स को पहले हम लोग समझते हैं कि सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, यूनिवर्स क्या है और बाउंड्री क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक कंटेनर ले लो, ठीक है, मान लेते हैं हम लोग सिस्टम को पहले समझते हैं। सिस्टम क्या है? मान लेते हैं हम और आप एक क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम और आप जो एक क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो वो क्लासरूम हमारे लिए क्या हो जाएगा? दैट इज अ सिस्टम। ठीक है, वो क्लासरूम क्या कहलाएगा? दैट इज अ सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब क्या हुआ? सिस्टम हम लोग उसको बोलेंगे द प्लेस विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज नोन एज सिस्टम। ऐसी जगह जिसको कि हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट इज नोन एज सिस्टम। तो क्या लिखेंगे सिस्टम का डेफिनेशन? द प्लेस
विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज नोन एज सिस्टम। ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन में हो उस चीज को क्या बोलेंगे? सिस्टम है। मान लेते हैं हम इसको सिस्टम मान रहे हैं, एक डायग्राम बना रहे हैं, ये मान लेते हैं हमारा सिस्टम है। मतलब जहां पे जो चीज हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं ना, जिस कंटेनर को ले रहे हैं या जिस चीज की बातें कर रहे हैं, वो हमारा जनरली सिस्टम कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा इंक फेंक रहा है मेरा मार्कर, तो पता नहीं क्या दिक्कत है, इसको ज़्यादा लगता है, इंक पिला दिया मैंने। ठीक है, तो देखिए, तो जिस चीज को हम लोग ले रहे हैं जो ऑब्जर्वेशन में, उसको हम लोग जनरली क्या मानेंगे? दिस इज अ सिस्टम। ये क्या होगा? सिस्टम होगा। अच्छा, जो ऑब्जर्वेशन में था उसको तो सिस्टम बोल दिए। ठीक है, इसके अलावा जो पूरी दुनिया होगी, सिस्टम के अलावा जो पूरी दुनिया होगी, दैट इज नोन एज सराउंडिंग, दैट इज नोन एज सराउंडिंग। ठीक है, तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात किसी चीज में मिल जाती है तो क्या होता है? नहीं, उधर नहीं जाना है। ठीक है, जब पूरी कायनात, मतलब सिस्टम को छोड़ के पूरी कायनात, पूरी दुनिया, उसको क्या बोलेंगे? हम लोग सराउंडिंग बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? अंडर ऑब्जर्वेशन है। ये जगह क्या है? अंडर ऑब्जर्वेशन। उसके अलावा पूरी दुनिया, ये क्या है? दैट इज सराउंडिंग। अब इस सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दे, ये कहलाएगा हमारा क्या? दिस इज यूनिवर्स। ठीक है, अच्छा, तो सराउंडिंग को मैंने क्या बोला? द प्लेस एक्सेप्ट सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम को छोड़ के पूरी दुनिया क्या कहलाएगी? हमारी सराउंडिंग कहलाएगी। ठीक है, अच्छा, यूनिवर्स किसको बोलेंगे बेटा? सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक्स में उसको बोलेंगे यूनिवर्स। मतलब पूरी दुनिया, कायनात, सिस्टम को भी ले लीजिए और उसके बाद पूरी दुनिया को ले लीजिए, दैट इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज नोन एज क्या? हमारा यूनिवर्स। ठीक है, उसके बाद लास्ट बचता है बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री क्या होगा? मान लीजिए ये जो हमारा सिस्टम था, हम जो सिस्टम बनाए थे, ठीक है, ये जो सिस्टम बनाया था मैंने, अब देखिए इसके बाहर एक लाइन भी ड्रॉ किया है मैंने। ये जो लाइन ड्रॉ किया, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये क्या ड्रॉ किया? यही हमारा क्या? बाउंड्री। बाउंड्री क्या कहलाता है? जो चीज सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करे। कौन अलग करेगा? सिस्टम को सराउंडिंग से कौन अलग करेगा? बाउंड्री। ठीक है, जो चीज सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाउंड्री। तो बाउंड्री का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? विच सेपरेट्स सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग is known as बाउंड्री। इसको हम लोग बाउंड्री का नाम देते हैं। ठीक है, चलिए इसको पहले लिख भी लीजिएगा। उससे पहले एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सारी चीजों को। क्या क्या बात किया मैंने? सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स एंड बाउंड्री। सिस्टम किसको बोला? देखिए मान लेते हैं ये जो हमारा रूम है जिसमें हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी किसी रूम में बैठे होंगे, मान लीजिए वो जो रूम है वो आपका क्या है? सिस्टम है। ठीक है, वो रूम क्या है? आपका सिस्टम है। ठीक है, या फिर जो क्लासरूम होता है, टीचर पढ़ा रहा है और क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, दैट इज सिस्टम। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? उस जगह को क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जिस जगह को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, उस जगह को हम लोग जनरली बोलते हैं क्या? सिस्टम। उस जगह को छोड़ के, उस क्लासरूम को छोड़ के पूरी दुनिया क्या कहलाएगी? दैट इज सराउंडिंग। और तीसरा चीज यूनिवर्स। अब सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिला दीजिए तो वो क्या बन जाएगी? पूरी यूनिवर्स बन जाएगी। ठीक है, ये हो गया यूनिवर्स। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट कर रहा होगा उसको हम लोग क्या बोले? बाउंड्री। तो कौन सेपरेट कर रहा होगा? जो वॉल होंगी। ठीक है, ये जो दीवारें लगी है, ये जो दीवार लगी है चारों तरफ से, या छत लगी है, नीचे जमीन है,
वो जो है सिस्टम को किससे अलग कर रहा है, सराउंडिंग से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ एक ये मान लेते फ्लास्क ले लिए। अब इस फ्लास्क में अगर देखोगे तो क्या है, इसको मान लेते हैं ये हमारा क्या है, सिस्टम है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट कराएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा इसके बाहर जो भी चीजें हैं, मान लेते हैं इसके बाहर ये पेन भी है, ये हम लोग सब है। इस सिस्टम के बाहर जो हर चीज है दैट इज नोन एज सराउंडिंग। ये सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इसको बोलेंगे क्या, यूनिवर्स। और ये जो बॉडी है इसका, ठीक है, जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करता है दैट इज नोन एज बाउंड्री, ठीक है। तो हमारा ये बाउंड्री होगा। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, पहले कर लिया सबने, पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए तो अब हम लोग समझते हैं बाउंड्री क्या होता है, बाउंड्री क्या क्या होता है, बाउंड्री कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो क्या बताया था मैंने बाउंड्री के बारे में, ये मान लेते हैं हमारा सिस्टम है और ये सराउंडिंग। तो ये क्या कहलाएगा, ये जो चीज है ये होगा हमारा बाउंड्री, ठीक है। विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री। अब बाउंड्री कितने तरह के हो सकते हैं उसको समझते हैं। बाउंड्री कितने तरह के हो सकते हैं, सबसे पहला बाउंड्री कैन बी rigid and flexible. बाउंड्री कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल। बाउंड्री रिजिड भी हो सकता है या फिर फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बाउंड्री ऐसा है जो कि हिलाया नहीं जा सकता, जैसे इस रूम का जो दीवार है, ठीक है, वॉल्स जो है इसके, ठीक है, वो क्या है, एक तरह की रिजिड बाउंड्री है। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मूव नहीं करा सकते हैं, ठीक है। धक्का देंगे तो वॉल ऐसा नहीं कि कहीं चला जाएगा, ठीक है, दैट इज अ रिजिड बाउंड्री। फ्लेक्सिबल बाउंड्री किसको बोलेंगे, ऐसे बाउंड्री जो कि मूव कर सकते हो, दैट इज नोन एज फ्लेक्सिबल बाउंड्री, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे डायग्राम से पहले दिखा देते हैं, फिर मान लेते हैं कंटेनर है और उसमें एक क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है। ये क्या है, दिस इज पिस्टन, ठीक है, और इसके अंदर कुछ भरा हुआ है। ये क्या था, रिजिड बाउंड्री था, दिस इज रिजिड बाउंड्री। फ्लेक्सिबल बाउंड्री क्या होता है, अगर नीचे से प्रेशर बढ़ेगा ये बाउंड्री क्या होगा, ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा, ठीक है। मतलब ये एक तरह का क्या है, पिस्टन है, नीचे से अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो बाउंड्री किधर होगा, ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा। और ऊपर से अगर प्रेशर लगाएंगे ये बाउंड्री क्या होगा, नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, जो सिरिंज होता है, देखिए मैं लेके भी आया हूं आपके लिए, ठीक है, ये जो सिरिंज देखते हो, ठीक है, इंजेक्शन, ठीक है। अगर ये वाला जो पिस्टन है, यही है पिस्टन, दिस इज पिस्टन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये पिस्टन है आपका, ठीक है। अब देखिए, अगर इस पिस्टन को मैंने यहां तक रखा है तो ये इतना बड़ा ही वॉल्यूम है, ठीक है। अब इसका ये जो बाउंड्री है, ऊपर वाला बाउंड्री, दैट इज मूवेबल बाउंड्री। ये क्या है, एक तरह का मूवेबल बाउंड्री है। तो मूवेबल बाउंड्री होने के कारण इसका एरिया जो है बड़ा और छोटा हो सकता है, मतलब कंटेनर का वॉल्यूम जो है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। रिजिड बाउंड्री में कंटेनर के वॉल्यूम को हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, ये जो बॉटल है इसको थोड़ी बड़ा कर सकते हैं, खींच के मैं बड़ा कर दिया, ठीक है, तो इसके वॉल्यूम को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, मगर इसके वॉल्यूम को चेंज किया जा सकता है। ये एक तरह का फ्लेक्सिबल बाउंड्री है। दूसरा एग्जाम्पल, बलून हम लोग फूंकते हैं ना, तो बलून का साइज क्या होता है, शुरू में छोटा सा होता है बलून, ठीक है। जब हम लोग फूंकते हैं तो क्या होता है, बलून बड़ा हो जाता है। तो उसका क्या हो गया, हम लोग साइज जो है वो जब बड़ा हुआ तो उसका बाउंड्री भी एक्सपैंड किया, ठीक है। तो बाउंड्री एक्सपैंड किया मतलब वो एक तरह का फ्लेक्सिबल बाउंड्री है, ना कि रिजिड बाउंड्री है। क्लियर है ये चीज, व्हाट इज रिजिड बाउंड्री एंड व्हाट इज फ्लेक्सिबल बाउंड्री, ठीक है। दूसरा है, बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी और रियल। बाउंड्री जो है रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। तो दूसरा हम लोग देखते हैं, बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी।
बाउंड्री कैन बी रियल और इमेजिनरी। रियल बाउंड्री किसको बोलते हैं? ऐसा बाउंड्री जो सच में दिखे, ठीक है, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। जैसे ये सिरिंज जो मैंने दिखाया था, इसमें रियल बाउंड्री है, ठीक है, दिस बाउंड्रीज आर रियल बाउंड्री, ठीक है। ये बाउंड्री क्या है? रियल है। ये जो कंटेनर है इसका बाउंड्री क्या है? रियल है, ठीक है। मगर कुछ चीजें होती हैं जिसमें कि हम लोग बाउंड्री को मान लेते हैं कि बाउंड्री यहीं तक होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान ले किसी स्टेट का मैं बताऊं कि किसी स्टेट का एरिया जो है वो कहाँ तक है, ठीक है, तो दैट इज अ इमेजिनरी बाउंड्री। वो एक रियल बाउंड्री नहीं है, उसमें कोई दीवार नहीं लगाया गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल कि उड़ीसा का बाउंड्री कहाँ तक है या झारखंड का बाउंड्री कहाँ तक है, ठीक है। उड़ीसा और झारखंड एक दूसरे से सटे हुए राज्य है। आप लोग जहाँ भी रहते हो तो आप उसका एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। आप लोग यूपी ले लीजिए, यूपी से सटा हुआ जो स्टेट होगा, दिल्ली होगा या कुछ भी होगा, ठीक है, उनको ले सकते हो। जहाँ भी आप रहते हो आप वो एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। राजस्थान ले लीजिए, ऊपर पंजाब ले लीजिए, ठीक है। अब उनके बीच में जो है, हम लोग तो नक्शा में तो देखते हैं कि एक बाउंड्री बनाया हुआ है, मगर वो बाउंड्री एक्चुअली में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। वो बाउंड्री कहीं नहीं है। कहीं पे किसी भी राज्य को सेपरेट करने के लिए, किसी भी स्टेट को सेपरेट करने के लिए कोई एक फिजिकल बाउंड्री नहीं बनाया गया है। तो हम लोग कैसे मानते हैं कि ये स्टेट वो उड़ीसा है, ये स्टेट झारखंड है, ये स्टेट बिहार है, ये यूपी है, उत्तर प्रदेश है, या फिर कोई भी स्टेट जो आप मान रहे हो, वो कैसे हम लोग मानते हैं? वो एक इमेजिनरी बाउंड्री है। मान लेते हैं आप ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक है, आप उड़ीसा से जैसे ही क्रॉस कर रहे थे और झारखंड में एंटर करने वाले थे, ठीक है, राउरकेला के बाद फिर झारखंड आ जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आप उड़ीसा से क्रॉस कर रहे थे, मतलब राउरकेला से क्रॉस कर रहे थे, तो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रेन ने झारखंड उड़ीसा को छोड़ दिया और झारखंड में एंटर कर गई? ये चीज आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो एक इमेजिनरी बाउंड्री है। जनरली क्या करते हैं, लास्ट स्टेशन जो था वो मान लेते हैं वो उड़ीसा में था, अगला जो स्टेशन आया वो झारखंड में था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मान के चल लेते हैं, ठीक है। तो दैट इज अ इमेजिनरी बाउंड्री। तो रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री समझ में आया, ठीक है, जिसका कि हम लोग फिजिकल कोई भी स्टेट बता पाए, ठीक है, जो रिजिड हो, कोई मतलब दिखे, जो बाउंड्री दिख रहा हो, उसको हम लोग रियल बाउंड्री बोलेंगे। जो ख्वाबों में है, जो बाउंड्री ख्वाबों में है, जैसे आपके भी ख्वाबों में बहुत कोई होता है, ठीक है, दैट इज इमेजिनरी, ठीक है, एक तरफा, है ना, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। एक तरफा जो होता है वह दैट इज इमेजिनरी, दो तरफा जो होता है दैट इज रियल, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। तो इमेजिनरी और रियल के बारे में हम लोगों ने समझ लिया कि इमेजिनरी बाउंड्री किसको बोलते हैं, रियल बाउंड्री किसको बोलते हैं। क्लियर है ये दोनों टॉपिक? चलिए, और तीसरा हो सकता है, इसको पहले लिख लीजिए। तीसरा हो सकता है, मैं यहां पे बना देता हूं, बाउंड्री कैन बी एडियाबेटिक एंड डायाथर्मिक। बाउंड्री कैन बी एडियाबेटिक और डायाथर्मिक। अब ये क्या होता है बेटा, एडियाबेटिक और डायाथर्मिक बाउंड्री किसको बोलते हैं? अब इसको समझते हैं। एडियाबेटिक और डायाथर्मिक बाउंड्री हम लोग किसको बोलते हैं? बहुत ज़्यादा उल्टी कर रहा है ये, कुछ गड़बड़ है क्या तुम्हारे साथ? उल्टी क्यों कर रहे हो तुम? चलिए, एडियाबेटिक एंड डायाथर्मिक। एडियाबेटिक किसको बोलेंगे और डायाथर्मिक बाउंड्री किसको बोलेंगे? ऐसा बाउंड्री जिससे कि हीट ट्रांसफर ना हो पाए, दैट इज नोन एज एडियाबेटिक बाउंड्री। और ऐसा बाउंड्री जिससे कि हीट ट्रांसफर हो पाए, दैट इज नोन एज डायाथर्मिक बाउंड्री। मान लेते हैं एक बाउंड्री है जिससे कि हीट ट्रांसफर नहीं हो पा रहा, इसके अंदर हीट नहीं जा पा रहा, ना ही अंदर से बाहर हीट आ पा रहा है। इस तरह के बाउंड्री को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज एडियाबेटिक बाउंड्री, ठीक है। डायाथर्मिक बाउंड्री में हीट अंदर भी आएगा और बाहर भी जाएगा, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, दोनों तरफ से हीट का ट्रांसफर हो सके, दैट इज नोन एज डायाथर्मिक बाउंड्री,
इसका एग्जाम्पल देखते हैं क्या होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल को समझते हैं। मान लेते हैं थर्मोफ्लास्क, ये एक तरह का क्या है, एडियाबेटिक बाउंड्री है या डायाथर्मिक बाउंड्री है, ये एक तरह का एडियाबेटिक बाउंड्री है, ठीक है। इससे ना हीट अंदर जा सकता है ना ही इससे हीट बाहर आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह के बॉटल्स को हम लोग जनरली कहाँ पे यूज़ करते हैं, जनरली इस तरह के बॉटल्स को यूज़ किया जाता है या तो गर्म चीज़ों को गर्म रखने के लिए या ठंडे चीज़ों को ठंडा रखने के लिए। तो कोई भी गर्म चीज़ रखोगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, गर्म रहेगा। कोई भी ठंडा चीज़ रखोगे तो वो हमेशा क्या रहेगा, ठंडा रहेगा, ठीक है। जैसे इसमें बर्फ भर दे तो क्या होगा, बहुत देर तक ये बर्फ क्या होगा, ठंड उसके अंदर जमा हुआ रहेगा। अगर इसमें चाय बना के गर्म चाय इसमें डाल दें तो क्या होगा, चाय भी बहुत देर तक क्या होगा, गर्म होगा। हाँ हाँ समझ रहे हैं, तुम बोलना चाह रहे हो सर ठंडा तो हो ही जाता है 2-3 घंटे बाद, 5 घंटे बाद। हाँ तो 100% एडियाबेटिक बाउंड्री बनाना इम्पॉसिबल काम है। जैसे फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ाते हैं ना, बेवकूफ़ बना देते हैं, फ्रिक्शनलेस सरफेस। फ्रिक्शनलेस सरफेस कहाँ है बेटा, बताना कहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस पाओगे धरती पे, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोगों के पास ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं है जो कि 100% एडियाबेटिक सिस्टम, ठीक है। 100% एडियाबेटिक सिस्टम हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कुछ ना कुछ हीट उससे रिलीज हो ही जाएगा, ठीक है। मगर हम लोग जब पढ़ेंगे तब मान के चलेंगे कि दैट इज 100% एडियाबेटिक है, ठीक है। या फिर जब डायाथर्मिक पढ़ेंगे तो जो हीट ट्रांसफर होगा वो 100% हीट ट्रांसफर हो रहा होगा, ये भी हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है। तो हमेशा जो इफिशियंसी है उसको 100% ही मान के चलोगे। ऑलरेडी ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती नहीं है, मुझे भी पता है, मगर अब पढ़ना है तो हम लोग मान के चलेंगे, सोच के चलेंगे, ठीक है। तो समझाने के लिए मैंने बस इसका एग्जांपल दिया था, मगर इससे भी हीट ट्रांसफर होता है, मगर हम लोग जब पढ़ेंगे तो मान के चलेंगे कि इससे हीट ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज, ठीक है। उसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज टाइप ऑफ सिस्टम। अब हम लोग समझेंगे टाइप ऑफ सिस्टम। टाइप ऑफ सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ सिस्टम को समझने के लिए हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सिस्टम 2 तरह के होते हैं, एक होमोजेनियस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज हेट्रोजीनियस सिस्टम। ठीक है। होमोजेनियस सिस्टम किसको बोलते हैं, द सिस्टम which is uniform throughout is known as homogeneous system। ऐसा सिस्टम जो पूरी तरीके से यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म हो मतलब एक जैसा हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज होमोजेनियस सिस्टम। हेट्रोजेनियस सिस्टम किसको बोलेंगे, द सिस्टम which is non-uniform is known as heterogeneous system। ऐसा सिस्टम जो कि नॉन यूनिफॉर्म होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज हेट्रोजेनियस सिस्टम। अब इसको समझते हैं, होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है और हेट्रोजेनियस सिस्टम क्या होता है, इन चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये सिस्टम 1 है हमारा जो कि होमोजेनियस है, और ये सिस्टम 2 है हमारा जो कि हेट्रोजेनियस है। मान लेते हैं हम लोग इस जगह की बात करें, मान लेते हैं इस सिस्टम का प्रेशर क्या है P1, वॉल्यूम क्या है V1 एंड टेम्परेचर क्या है T1, ठीक है। प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 एंड टेम्परेचर इसका क्या है T1, ठीक है। अगर इसका प्रेशर हम लोग देखेंगे तो जितना प्रेशर यहाँ पे होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे भी होगा। इस सिस्टम के अंदर जो भी प्रेशर होगा, यहाँ पे जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर क्या होगा, कहाँ होगा, यहाँ पे भी उतना ही प्रेशर कहाँ होगा, यहाँ पे भी उतना ही प्रेशर, यहाँ पे भी उतना ही प्रेशर, यहाँ पे भी, हर जगह मतलब पूरे सिस्टम में थ्रू आउट हर जगह प्रेशर, टेम्परेचर या वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम मतलब डेंसिटी, ठीक है। ये सारी चीजें डेंसिटी ऑफ जो भी एयर रखे हो, कुछ भी रखे हो, ठीक है। तो इस सिस्टम का जो टेम्परेचर, प्रेशर या फिर उसके अंदर के नंबर ऑफ मोल्स वो क्या होंगे, हमेशा क्या होंगे, यूनिफॉर्म अगर होंगे तो दैट इज नोन एज दिस इज अ होमोजेनियस सिस्टम। मगर ऐसा कोई सिस्टम जिसमें कि ये चीजें ना हो, इस जगह कोई और टेम्परेचर है, ठीक है, इस जगह कोई और टेम्परेचर है, ठीक है,
यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और है, यहाँ पे टेम्परेचर मान लेते हैं T1 है, इस जगह पे सिस्टम पे टेम्परेचर T2 है, ठीक है। इस जगह पे कॉन्सेंट्रेशन C1 है, इस जगह पे कॉन्सेंट्रेशन C2 है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या था, यहाँ पे भी C1 था, इस जगह चेक करोगे तो ये भी C1 है, ठीक है। इस तरह के सिस्टम को क्या बोलेंगे, होमोजेनियस सिस्टम। इस तरह के सिस्टम को क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनियस सिस्टम। इस जगह का मान लेते हैं प्रेशर कितना है P1, इस जगह का प्रेशर कितना है P2, ठीक है। तो जनरली हम लोग जो सिस्टम लेंगे तो वो चेक करना होगा कि दैट इज होमोजेनियस सिस्टम या फिर हेट्रोजेनियस सिस्टम। तो सिस्टम तो हम लोगों ने बोला ना कि कुछ भी हम लोग मान सकते हैं सिस्टम में। मान लेते हैं हम लोग जनरली मानते हैं किसको, जिस चीज में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, दैट इज नोन एज सिस्टम। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं इसको मैंने एक सिस्टम मान लिया, ठीक है। तो इसके अंदर का टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं, जो चीज डाला मैंने इसमें, हर चीज क्या होगा, होमोजीनियस है। तो ये क्या है, एक तरह का होमोजीनियस सिस्टम। मगर इसके नीचे में अगर कॉन्सेंट्रेशन कुछ और है, ऊपर में कॉन्सेंट्रेशन कुछ और है, तो वो क्या कहलाएगा, एक तरह का हेट्रोजीनियस सिस्टम कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं पूरे अर्थ को अगर एक सिस्टम मान लूं, ठीक है, तो अर्थ के अलावा जो पूरी यूनिवर्स होगी, ठीक है, दैट इज सराउंडिंग। अर्थ को छोड़ के जो पूरी चांद तारे जो भी होंगे, ठीक है, वो क्या होगा, दैट इज सराउंडिंग। तो अर्थ क्या हो गया, हमारा सिस्टम। अब इस अर्थ पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग अगर मान लेते हैं जिस जगह पे आप बैठे हो या हम बैठे हैं, उस जगह का जो टेम्परेचर है, और मान लेते हैं कोई इंसान अगर चला गया माउंट एवरेस्ट पे, ठीक है, उस जगह का टेम्परेचर, क्या दोनों जगह का टेम्परेचर सेम होगा, नहीं होगा, ठीक है। मान लेते हैं अभी जो मंथ चल रहा है उसमें मान लेते हैं हमारा टेम्परेचर है अराउंड 25-30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 25-30 डिग्री सेल्सियस है तो क्या माउंट एवरेस्ट के ऊपर पे भी 25 डिग्री सेल्सियस होगा या 30 डिग्री सेल्सियस होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वहां पे क्या होगा, टेम्परेचर बहुत लो होगा। मतलब इस सिस्टम में कहीं पे टेम्परेचर कुछ और है, किसी दूसरे जगह टेम्परेचर कुछ और होगा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो यहाँ पे है क्या वहां पे भी होगा, वो भी अलग होगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन, डेंसिटी, एयर का डेंसिटी जो यहाँ पे है क्या माउंट एवरेस्ट पे सेम होगा, नहीं होगा। देखते हो जनरली पर्वतारोही जो होते हैं, जो चढ़ते हैं इन सब चीज़ों पे, ठीक है, पहाड़ों पे जो चढ़ते हैं, उनको देखे होगे जनरली ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर क्या है, कम है, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो गया, तो वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन भी क्या है, आपका चेंज है। तो इस तरह का नॉन यूनिफॉर्म अगर नेचर होगा किसी सिस्टम का, तो उसको हम लोग क्या मान के चलेंगे, दैट इज अ हेट्रोजीनियस सिस्टम। और जिसका यूनिफॉर्म होगा उसको क्या मान के चलेंगे, दैट इज अ होमोजीनियस सिस्टम। ये चीज समझ में आ गया, हेट्रोजीनियस सिस्टम किसको बोलते हैं, होमोजीनियस सिस्टम किसको बोलते हैं, ठीक है। इसको पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। हो गया, नोट डाउन हो गया, ठीक है। चलिए एक और तरह का हम लोग सिस्टम सीखते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड मैटर, ठीक है। एनर्जी और मैटर के बेसिस पे भी एक सिस्टम को हम लोग पढ़ सकते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड मैटर। तो सबसे पहले उसमें आता है क्या, फर्स्ट वन इज ओपन सिस्टम। सेकेंड वन इज क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। एंड थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब इन तीनों चीजों को समझते हैं। ओपन सिस्टम किसको बोलेंगे, क्लोज सिस्टम किसको बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलेंगे। चलिए देखते हैं। ओपन सिस्टम जैसे कि मान लेते हैं हमने एक कंटेनर लिया, बीकर लिया, ठीक है, बीकर में पानी भर दिया और ऊपर से ये क्या है, खुला हुआ है, ऊपर से क्या है, खुला हुआ है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। अब इस सिस्टम अगर हम लोग देखें, अगर नीचे से एक बर्नर जला दें, ठीक है, घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आराम से। किसी क्या बोलते हैं, किसी बर्तन में आप पानी ले लीजिए, ठीक है, बर्तन खुला होना चाहिए, और नीचे से गैस चूल्हा पे उसे चढ़ा दीजिए, नहीं ऊपर से चढ़ा दीजिए, ऊपर से गैस चूल्हे पे चढ़ा दीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए, उसको हीट करना चालू कीजिए नीचे से, ठीक है।
तो हीट करेंगे तो क्या होगा, जो वाटर है ये क्या होगा, इवेपोरेट करेगा। इवेपोरेट करेगा तो क्या होगा, वाटर अगर इवेपोरेट करेगा तो मैटर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, फ्रॉम सिस्टम टू, ये सिस्टम था हमारा, और ऊपर जा रहा है मतलब सराउंडिंग में जा रहा है। ठीक है, तो सिस्टम से सराउंडिंग में क्या हो रहा है, मैटर का ट्रांसफर हो रहा है, ये मैटर उड़ के भाग रहा है। ठीक है, और हीट का अगर देखिए, नीचे से आपने अगर हीट किया तो ये जो बर्नर था ये कहाँ पे है, सराउंडिंग में है। तो सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम जिसमें हीट और मैटर, हीट मतलब यहां पे एनर्जी का बात कर रहे हैं बेटा, सिर्फ हीट नहीं, एनर्जी और मैटर अगर दोनों ट्रांसफर हो रहे हो, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज अ होमोजीनियस, सॉरी दैट इज अ ओपन सिस्टम। इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह का ओपन सिस्टम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ग्लास, ये क्या है, एक तरह का ओपन सिस्टम है, देखो खुला है आगे से, है ना। इसमें मान लेते हैं अगर हम पानी भर देते हैं और नीचे से गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये नीचे से गर्म भी होगा, मतलब सराउंडिंग से सिस्टम तक क्या हो रहा है, हीट जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये सिस्टम हो गया हमारा, ग्लास क्या हो गया, सिस्टम हो गया। अब जब इसको हीट करेंगे तो सराउंडिंग से सिस्टम में क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है, हीट जा रहा है, और सिस्टम से क्या हो रहा है, क्या जब सिस्टम में देखेंगे तो सिस्टम से मैटर जो है सराउंडिंग की तरफ जा रहा है। तो एक तरह का क्या हो गया, ओपन सिस्टम हो गया। ठीक है, सेकंड देखते हैं क्लोज सिस्टम। इसी कंटेनर को अगर बंद कर दो तो ये हो जाएगा क्या, क्लोज सिस्टम। अब इसमें अंदर अगर पानी भरा हुआ हो, ठीक है, अब आप नीचे से हीट भी कर रहे हो, यहाँ पे हीट कर रहे हो बर्नर लगा के। ठीक है, अब इस सिस्टम के साथ देखिए क्या होगा, इसको जितना भी गर्म करोगे तो हीट तो ट्रांसफर हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। मान लेते हैं सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर हीट क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। मान लेते हैं ये जो ग्लास था इसमें हम लोग पानी भर देते हैं, ठीक है, और ऊपर से एक ढक्कन डाल के एकदम अच्छे से सील कर देते हैं। अच्छे से सील मतलब मान लेते हैं वेल्डिंग कर देते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर जब ये वेल्डिंग हो जाएगा, सिस्टम जब पूरी तरह से क्लोज हो गया, ठीक है, अब इसके अंदर जो मैटर रखा होगा, पानी जो भरा हुआ था, इसके अंदर जो पानी भरा हुआ था, ठीक है, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, अगर इसके अंदर जो पानी भरा हुआ था, ठीक है, और इसको पूरी तरीके से मैंने क्लोज कर दिया तो क्या हुआ इसके साथ, इसके साथ क्या हुआ, ये सिस्टम जो है इसमें पानी जो है ये बाहर नहीं जा पाएगा, मगर ये गर्म तो हो सकता है ना। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम। ठीक है, जिससे कि हीट ट्रांसफर हो मगर मैटर ट्रांसफर ना हो। तो क्लोज सिस्टम में क्या ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, मगर मैटर का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं क्या, क्लोज सिस्टम का नाम देते हैं। ठीक है, जिसमें कि हीट ट्रांसफर या एनर्जी ट्रांसफर हो मगर क्या ना हो, मैटर का ट्रांसफर ना हो। ठीक है, अच्छा वो पिस्टन वाला जो था वो भी क्या है, एक तरह का, वो भी क्या है, एक तरह का क्लोज सिस्टम है या ओपन सिस्टम है या क्या है। पिस्टन लगा के मान लेते हैं यहाँ पे मैंने वाटर डाल दिया, ठीक है, अब मान लेते हैं यहाँ से नीचे से हीट किए, ठीक है, तो क्या क्या हुआ इसके साथ, नीचे से हीट करोगे तो ये क्या होगा, इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होगा तो नीचे से प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं हीट नहीं हुआ मगर ये पिस्टन क्या हुआ, ऊपर की तरफ जाने लगा, पिस्टन का मूवमेंट हुआ ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, वर्क डन हुआ। ठीक है, तो वर्क डन अगर हो रहा है तो वर्क डन भी क्या है, एक तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। ठीक है, तो एनर्जी के दो फॉर्म ही है। ठीक है, या तो काम कर दो या तो हीट दे दो। ठीक है, एनर्जी दो तरह से ही ट्रांसफर हो सकता है, सिस्टम टू सराउंडिंग। मान लेते हैं ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, तो इसमें दो तरह से ही एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है, या तो सिस्टम को हीट दे दो या फिर दूसरा सिस्टम से काम करा दो, या फिर ठीक है, या तो सिस्टम काम करेगा या तो उसको हीट मिलेगा, या फिर सिस्टम सराउंडिंग पे काम करेगा या तो सराउंडिंग को हीट ट्रांसफर कर देगा। तो ये दो तरह के, इनको आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन सा सिस्टम कैसा होता है। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस वगैरह वगैरह ये सब भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिस्टम सराउंडिंग में क्या है, इन चीजों को देखेंगे। फिलहाल अभी ये चीज समझ गए हम लोग, क्लोज सिस्टम किसको बोलते हैं, जहां पे हीट ट्रांसफर हो, एनर्जी ट्रांसफर हो, उसको हम लोग बोलेंगे क्लोज सिस्टम, और वहां पे मैटर का ट्रांसफर
ना हो रहा हो। चलिए आइसोलेटेड सिस्टम किसको बोलते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम जिसमें कि हीट और एनर्जी और मैटर दोनों ट्रांसफर ना हो, सिस्टम टू सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग में हीट और ट्रांसफर, हीट और मैटर या फिर एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज ना हो रहा हो, इस तरह के सिस्टम को क्या बोलेंगे हम लोग? दैट इज अ आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, इस तरह का सिस्टम क्या कहलाएगा? आइसोलेटेड सिस्टम हो। ठीक है, यहां से ना ही एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी और हीट बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी नहीं हो रहा है, ना ही इसमें मैटर का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, मैटर का ट्रांसफर भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। फॉर एग्जांपल ये जो थर्मोफ्लास्क मैंने दिखाया था, ये एक तरह का आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, देखिए इसके अंदर अगर पानी भरा हुआ है, ये पानी तो कहीं नहीं जाने वाला है, आप नीचे से हीट कीजिए कहाँ जाएगा पानी? ठीक है, इतना अच्छे से अगर क्लोज्ड है ये कंटेनर, ये पानी कहीं नहीं जा सकता है। ठीक है, दूसरा चीज ये हीट भी नहीं हो सकता है, ये जनरली बोले थे ना, मान के चलना है कि ये आइसोलेटेड 100% आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? एक तरह का एडियाबेटिक सिस्टम भी है, मतलब कि आइसोलेटेड का मतलब जिसमें कि हीट ट्रांसफर ना हो। ठीक है, एडियाबेटिक और आइसोलेटेड एक ही चीज है। ठीक है, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट, ऐसा सिस्टम जो कि नॉन कंडक्टर ऑफ हीट हो और चारों तरफ से बंद भी हो, उस तरह के सिस्टम को क्या बोलेंगे? दैट इज अ आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, क्लियर है? तो सिस्टम समझ गए हम लोग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है? दैट इज स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। इसको समझते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में ये दो तरह के आपको वेरिएबल्स देखने को मिल सकते हैं, दैट इज स्टेट वेरिएबल एंड पाथ वेरिएबल्स, या फिर इसको स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों जो है एक तरह के वेरिएबल्स हैं जो कि या तो पाथ डिपेंडेंट हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं? आपके स्टेट डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो देखिए पाथ डिपेंडेंट या स्टेट डिपेंडेंट होता क्या है? ऐसी चीजें, these are the thermodynamic function whose values depend only on the state of the system। ऐसा चीज जो कि सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज अ स्टेट फंक्शन। मगर कोई भी चीज जो कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ना डिपेंड करके वो उस रास्ता पे डिपेंड करे जिससे कि इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंचा गया था, दैट फंक्शन इज नोन एज पाथ फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लेता हूं, मैं एक पीवी ग्राफ बनाता हूं। ठीक है, ये प्रेशर हो गया, इस तरफ जा रहा है, ये वॉल्यूम हो गया, ये इस तरफ जा रहा है। ठीक है बेटा, अब देखिए मान लीजिए मैं इस जगह पे हूं, यहां पे प्रेशर है P1 एंड वॉल्यूम है V1। ठीक है, मुझे यहां से यहां तक जाना है, यहां का प्रेशर क्या होगा? चलो थोड़ा ऊपर बना देते हैं, प्रेशर चेंज भी हो जाएगा। P1 एंड V1, ये हो जाएगा P2 एंड V2। ठीक है, अब इस जगह से इस जगह तक जाने के लिए, ठीक है, तो यहां से यहां तक अगर जाएंगे तो मैं इस तरह से जा सकता हूं, ये हमारा हो गया एक पाथ। मैं इस तरह से भी जा सकता हूं, ये हो गया दूसरा पाथ। ठीक है, आप तीसरा, चौथा, पांचवा जितना तरह से बनाना चाहते हो बना सकते हो। ठीक है, तो P1 से P1 V1 से मुझे जाना है P2 V2 पे। इसको मान लेते ये पोजीशन A है, A से हमको जाना है B तक। ठीक है, तो वो सारे पैरामीटर्स जो सिर्फ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे स्टेट फंक्शन। ठीक है, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड ना करके इसके पाथ पे डिपेंड करेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे दैट इज पाथ फंक्शन। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होगा, ये चीज समझ में आ रहा है? जैसे कोई भी स्टेट फंक्शन अगर होगा तो उसमें हम लोग डेल्टा P, डेल्टा V इस तरह का चीजें निकालेंगे। डेल्टा P का मतलब क्या हो गया? P फाइनल मतलब प्रेशर फाइनल माइनस प्रेशर इनिशियल। तो डेल्टा P का वैल्यू क्या हो जाएगा? मतलब यहां से यहां तक कितना, डेल्टा P का मतलब क्या होता है? चेंज इन प्रेशर। डेल्टा P का मतलब क्या होगा? चेंज इन प्रेशर। तो चेंज इन प्रेशर जो है, चेंज इन प्रेशर कैसे निकालोगे? जो फाइनल प्रेशर होगा माइनस इनिशियल प्रेशर।
ये P2 को मान लेते हैं ये फाइनल प्रेशर है, P1 जो है ये इनिशियल प्रेशर है, तो P फाइनल माइनस P इनिशियल, यही हुआ ना, P फाइनल माइनस P इनिशियल, ठीक है। तो जो भी हमारा स्टेट फंक्शन होगा उसमें हम लोग ये डेल्टा वाला यूज जरूर करते हैं। वर्ड डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन जो भी चीज ले रहे हैं, ठीक है। तो चेंज इन प्रेशर मतलब डेल्टा P इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल। ये एक तरह का प्रेशर, एक तरह का क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन। प्रेशर क्या एक तरह का स्टेट फंक्शन है, ठीक है। दूसरा चीज डेल्टा V भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक तरह का स्टेट फंक्शन हो जाएगा। देखो V1 V2 ये क्या हो जाएगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल, या फिर हम लोग इसको P2 माइनस P1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे P1 और P2 मैंने लिखा था, इसीलिए यहाँ पे P2 माइनस P1। ये क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, तो इन स्टेट फंक्शन के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है। इंथैल्पी, ये सब पढ़ाएंगे, इंथैल्पी क्या होता है, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी आपके स्टेट वेरिएबल्स। पाथ वेरिएबल्स कौन कौन होते हैं, पाथ वेरिएबल्स जनरली इसके एग्जांपल क्या होंगे, पाथ वेरिएबल के एग्जांपल, चलिए पाथ वेरिएबल के एग्जांपल देखते हैं। जैसे हीट एंड वर्क, दीज आर पाथ वेरिएबल्स। हीट और वर्क क्या है, एक तरह के पाथ वेरिएबल्स हैं। ये क्या है, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करते हैं। हीट और वर्क जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा रास्ता चूज किया था। आप पाथ 1 से गए थे या फिर पाथ 2 से गए थे, ये आपको बताएगा कि इसका हीट कितना होगा या फिर वर्क कितना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मान के चले कि आप जो है कोचिंग से निकले, एक शरीफ बच्चा है कोचिंग से निकला और सीधा घर गया, ठीक है। तो उसको जितना काम करना पड़ा, एक दूसरा बच्चा है जो कि कोचिंग से निकला और पूरा मार्केट, रेलवे स्टेशन और जगह जगह मॉल वगैरह घूमते हुए फिर घर गया, तो क्या दोनों को सेम काम करना पड़ा घर तक जाने के लिए? बिल्कुल नहीं। जो सीधा गया, मान लेते दोनों का घर एक ही जगह है, एक ही अपार्टमेंट में था, ठीक है। जो कोचिंग से निकल के या स्कूल से निकल के सीधे घर तक गया, उसको कम वर्क करना पड़ा, कम चलना पड़ा। जो पूरा टाउन भर घूम के गया, उसको ज्यादा वर्क करना पड़ा, उसका ज्यादा एनर्जी खर्च हुआ। हीट और वर्क क्या है, एक तरह का एनर्जी ही तो है, ठीक है। तो ज्यादा एनर्जी जिसको खर्च करना पड़ा, तो ये क्या हो गया, पाथ पे डिपेंड किया, कौन कितना लंबा पाथ ले रहा है या छोटा पाथ ले रहा है, ये क्या होगा आपको बताएगा पाथ फंक्शन, ठीक है। मतलब पाथ फंक्शन का कहने का मतलब हुआ आप कौन सा पाथ चूज कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि पाथ फंक्शन के कारण उसका वैल्यू क्या होगा। मान लेते हैं इसमें जो है हीट H1 लगता, तो इसमें हीट H2 लगेगा, ठीक है। यहाँ पे अलग हीट लग सकता है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में वर्क डन जो है मान लेते हैं 5 जूल का वर्क हुआ, मगर इस रास्ते से जाते हैं तो हो सकता है यहाँ पे 10 जूल का वर्क करना पड़ता है हमें, ज़्यादा लंबा रास्ता है ना, तो हो सकता है ज़्यादा काम हमको करना पड़ता है। तो पाथ फंक्शन जो है उसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, हीट एंड वर्क। हीट और वर्क जो है आपका पाथ फंक्शन है। चलिए और एक डिफरेंस बताता हूँ, इसको देख ली, नीचे देखिए, नीचे लिखता हूं, इन अ साइक्लिक प्रोसेस, किसी साइक्लिक प्रोसेस में अगर देखें हम लोग, ठीक है, मान लेते हैं इसको मिटा के नया डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, एक और लिख लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए किसी साइक्लिक प्रोसेस में बात करते हैं कि स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या होगा। मान लेते हैं एक साइक्लिक प्रोसेस P वर्सेस V का ग्राफ बना है। इसमें एक प्रोसेस है, मैं यहाँ से चला पॉइंट A से, फिर गया पॉइंट B पे, फिर गया पॉइंट C पे, फिर गया पॉइंट D पे।
फिर वहां से वापस आ गया पॉइंट ए पे। कैसे गए? ए से बी, बी से सी, सी से डी एंड डी से फिर ए पे। मतलब जहां से चले थे वहीं पे अगर हम वापस आ गए, ठीक है। यहाँ का प्रेशर है मान लेते हैं P1 और वॉल्यूम है V1, ठीक है। प्रेशर कितना है? P1, वॉल्यूम कितना है? V1। तो देखो डेल्टा P का वैल्यू क्या हो जाएगा? P फाइनल माइनस P इनिशियल। अब यहां से हम चले और यहीं पे वापस पहुंच गए, तो P1 का वैल्यू क्या हो गया? P फाइनल का वैल्यू क्या हो गया? P1, है ना। और P इनिशियल का वैल्यू क्या हो गया? ये भी P1। यहाँ पे P1 माइनस P1 क्या हो जाएगा? 0। मतलब चेंज इन प्रेशर इस जगह पे क्या रहेगा? 0। तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में जो स्टेट फंक्शंस के वेरिएबल्स होंगे वो हमेशा क्या आएंगे? 0, ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी आपकी? 0, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हैं इसमें, नंबर ऑफ मोल्स, ये सारे वैल्यू क्या हो जाएंगे? ये क्या हो जाएंगे? दिस आर द स्टेट फंक्शन, ठीक है। अब देखिए जो पाथ फंक्शन रहेगा वो यहां से यहां तक चल के जाएगा, फिर यहां से यहां तक जाएगा, यहां से यहां तक जाएगा और यहां से यहां तक। मतलब A से B तक गया, B से C तक गया, C से D तक गया, D से A पे वापस आ गया। तो क्या यहाँ पे वर्क डन 0 हो जाएगा? क्या यहाँ पे वर्क डन 0 हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, ये नॉन जीरो होगा। काम तो किए ना? नहीं किए। मान लेते हैं आप घर से निकले, मार्केट गए, मॉल गए, रेलवे स्टेशन गए, कोचिंग गए, फिर घर गए, तो आपने ओवरऑल काम तो किया ना, ठीक है। तो काम अगर किए तो ये क्या हो गया? एक तरह का पाथ फंक्शन हो गया। अच्छा, फिजिक्स के टर्म में बात करते हैं। मान लेते हैं आपने पॉइंट ए से, इधर लिखूं, मान लेते हैं फिजिक्स के टर्म में एक सिंपल सा जो एग्जांपल आप लोगों ने बचपन में बहुत बार पढ़ा होगा। मान लेते हैं पॉइंट ए से आप गए पॉइंट बी तक, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा है ना? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अगर आप पॉइंट ए से निकले और पॉइंट बी तक गए और फिर पॉइंट बी से निकले, दोबारा से पॉइंट ए पे वापस आ गए, ठीक है। ए से गए, बी तक पहुंचे, फिर बी से गए, बी से निकले, ए तक वापस आ गए, यहां से जाके फिर से वापस यहां तक आ गए। अच्छा, यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस क्या होगा? 0 होगा? नहीं, नॉन जीरो। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट, आपने डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। ए से ए तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? कुछ नहीं। मैं यहाँ खड़ा था, यहाँ से कहीं, यहाँ से यहीं तक जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है? कुछ नहीं, यहीं पे खड़ा हूं मैं, ठीक है। मगर यहाँ से मैं कहीं गया, फिर वापस आ गया वहां, ठीक है। मगर डिस्टेंस वहां पे 0 थोड़ी होगा, डिस्टेंस 0 नहीं होगा। तो डिस्टेंस क्या है? एक तरह का क्या है? स्टेट फंक्शन है। मगर डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक तरह का पाथ फंक्शन है, ठीक है। सॉरी, उल्टा बोल दिया ना मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस अगर नॉन जीरो हुआ, डिस्टेंस क्या हुआ? एक तरह का, डिस्टेंस एक तरह का पाथ फंक्शन। ये क्या हो गया? पाथ फंक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? एक तरह का स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, सॉरी बच्चों, बीच में गलत बोल दिया था। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका? स्टेट फंक्शन। और डिस्टेंस क्या हो गया आपका? पाथ फंक्शन हो गया। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, नंबर ऑफ मोल्स, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके? स्टेट फंक्शन, ठीक है। चलिए, तो देखिए बेटे, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था वो क्या था? एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे? द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम व्हिच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम एंड साइज ऑफ द सिस्टम इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसा सिस्टम, ऐसा प्रॉपर्टी, किसी सिस्टम का ऐसा प्रॉपर्टी जो कि उसके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करे या फिर उसके साइज पे डिपेंड करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक तरह का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है।
और यही चीज अगर ना करे, कोई भी प्रॉपर्टी जो कि साइज ऑफ द सिस्टम या फिर अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड ना करे, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी को पहचानने में। मैं एक बहुत सिंपल सा ट्रिक आपको बताता हूं जिससे आप बहुत आसानी से समझ जाओगे कौन सा प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है, कौन सा प्रॉपर्टी इंटेंसिव है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाते हैं एक सिस्टम। ठीक है, रैंडमली एक सिस्टम बना दीजिएगा। ठीक है, इसका मान लेते हैं इस सिस्टम का प्रेशर कुछ होगा। ठीक है, प्रेशर को मान लेते हैं समथिंग है P, वॉल्यूम क्या है V, टेम्परेचर क्या है T। ठीक है, इन सब चीजों को पैरामीटर्स को अगर हम लोग मान ले, ठीक है, मैं एग्जांपल बता रहा हूं क्या इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब इस सिस्टम के अंदर मान लेते हैं कोई एक गैस भरा हुआ है, इसका अलग अलग टेम्परेचर है, मोल्स है, जो भी है। ठीक है, मोल्स भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। ठीक है, अब इस सिस्टम को अगर हम लोग हाफ कर दे, सीधा क्या कीजिएगा, इस सिस्टम को आधा कर दीजिए। ठीक है, तो इस सिस्टम को आधा करने के बाद जो जो चीजें बदल जाएंगी, ठीक है, जो जो चीजें बदल जाएंगी वो क्या कहलाएंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएंगे। इस सिस्टम को जैसे ही हम लोग आधा करेंगे, देखो आधा कर दिया ना मैंने, बीच से आधा कर दिया, तो जो जो चीजें बदल जाएंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो चीजें नहीं बदलेंगी दैट इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आसान हो गया। चलिए अब बताते हैं, जैसे इसको जैसे ही आधा किए, क्या प्रेशर बदलेगा, नहीं बदलेगा। ठीक है, किसी कंटेनर को आधा कर दीजिएगा, प्रेशर थोड़ी बदल जाएगा। तो प्रेशर अगर नहीं बदल रहा है तो वो एक तरह का क्या होगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एग्जांपल लिखते चलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल क्या हो जाएगा, प्रेशर, सॉरी नहीं बदल रहा है ना, एग्जांपल इधर लिखेंगे ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा ना, नहीं बदल रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रेशर एक तरह का इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। अच्छा, टेम्परेचर बदलेगा क्या, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एक तरह का इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर अगर किसी कंटेनर को हम लोग आधा आधा कर देते हो तो उसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा ना, तो टेम्परेचर भी क्या है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा, वॉल्यूम का बात करते हैं, वॉल्यूम बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। मान लेते हैं इस कंटेनर का वॉल्यूम 10 लीटर था। ठीक है, इनिशियली इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना था, 10 लीटर, आधा मैंने कर दिया तो इसका वॉल्यूम क्या रह जाएगा, इधर 5 लीटर, इधर 5 लीटर। ठीक है, एक तरह का क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम क्या है, एक तरह का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मान लेते हैं इसमें 2 मोल्स गैस थे। ठीक है, इनिशियली इसमें 2 मोल गैस थे। ठीक है, जैसे इसको आधा किया मैंने तो क्या हो जाएंगे, आधा मोल इधर रह जाएगा, आधा मोल उधर रह जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं पानी अगर रख देते हैं किसी कंटेनर में, अगर पानी रख दिए, ठीक है, तो मोल्स, उसका कुछ मोल्स होगा। ठीक है, अगर उस मोल्स को हम लोग कंपेयर करें, अगर आधा कर दे तो कुछ मोल्स तो उधर रह गए और कुछ मोल्स इधर रह गए। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मोल्स क्या हो जाएगा, एक तरह का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। चलिए आगे मैं और भी देता जाऊंगा। मास बताइए, मास क्या होगा, मास क्या होगा, मास भी तो डिफर करेगा, आधा आधा मास बढ़ जाएगा तो मास क्या होगा, एक तरह का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, है ना। और भी बताइए, डेंसिटी। चलिए डेंसिटी का बात करते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा या एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेंसिटी। डेंसिटी चेंज नहीं करता तो ये एक तरह का क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं हमारे। ठीक है, क्या क्या हो जाएंगे, जैसे हीट, एनर्जी। एनर्जी क्या है, एनर्जी, हीट। ठीक है, दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। किसी भी कंटेनर को अगर 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो उसका एनर्जी सेम थोड़ी रहेगा। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा, वो आधा हो जाएगा। ठीक है, उस कंटेनर को में जितने भी एनर्जी प्रेजेंट होगी वो एनर्जी क्या हो जाएगी, आधा आधा हो जाएगी। जैसे उस कंटेनर के आधे चीजों को आप बीच से मतलब बंद कर दीजिए, जितना एनर्जी इधर था, टोटल एनर्जी था, आधा एनर्जी इधर, आधा एनर्जी इधर हो गया। ठीक है, मान लेते हैं हीट जो है, हीट एक तरह का एनर्जी है। ठीक है, मान लेते हैं इस कंटेनर में हमारे पास कुछ पानी भरा हुआ था। ठीक है,
तो कंटेनर में अगर पानी भरा हुआ था तो आधा पानी को मैंने किसी और कंटेनर में रख दिया, तो ओवरऑल जो एनर्जी होगा, तो आधा एनर्जी इस कंटेनर में है, आधा एनर्जी मान लेते हैं मैंने इसमें डाल दिया, तो आधा एनर्जी इधर का भी पानी तो गर्म ही रहेगा ना, ठीक है। तो आधा एनर्जी इधर है, आधा एनर्जी इधर आ गया, ठीक है। एक तरह का क्या हो जाएगा, एनर्जी या हीट, एक तरह का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, मगर दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। जैसे इस मान लेते हैं ग्लास में मैंने गर्म पानी रखा था, ठीक है, उसको मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। तो इसका जो टेम्परेचर होगा और इसका जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो टेम्परेचर एक तरह का क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर क्या हो जाएगा हमारा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कॉन्सेंट्रेशन, चलिए बताइए, कॉन्सेंट्रेशन इंटेंसिव प्रॉपर्टी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी? कॉन्सेंट्रेशन एक तरह का इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन में बहुत सारे आते हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, जितने भी तरह के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएंगे, ठीक है। मोलैरिटी क्या होता है, एक तरह का कॉन्सेंट्रेशन। मान लेते हैं इस पूरे ग्लास में मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, पानी डाला, इसमें चीनी डाला, ठीक है, और एक सॉल्यूशन बनाया, तो एक कॉन्सेंट्रेशन क्रिएट हुआ, है ना। मान लेते हैं ये इसका कॉन्सेंट्रेशन 2 मोल्स पर लीटर का कॉन्सेंट्रेशन बना, इसमें जो मैंने चीनी और पानी का एक घोल बनाया, ठीक है। अब मान लेते हैं उसमें से अगर 1 चम्मच पानी हम बाहर निकाल लें, ठीक है, तो उस पानी का भी तो कॉन्सेंट्रेशन वही होगा ना, वो पानी भी तो उतना ही मीठा लगेगा, जो जितना मीठा क्या लगेगा, इस कंटेनर के अंदर जो पानी था जितना मीठा होगा, चम्मच से उस पानी को बाहर निकाल लीजिए तो क्या होगा, वो भी पानी उतना ही मीठा होगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, एक तरह का इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगा। और भी बताइए, और कुछ हो सकता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में? हाँ, आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखिए, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये सारे टर्म्स जो है एक तरह के क्या है, वो एक तरह के एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। उनको जैसे ही हम लोग चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही हम लोग वॉल्यूम को, मास को, ठीक है, इन सब चीजों को चेंज करते हैं, मोल्स को, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके, मोल्स लिखा था मैंने, मोल्स, मोल्स, वॉल्यूम तो 2 बार हो गया, मोल्स था। दीज आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या क्या हो जाएंगे, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। इजी सा तरीका था समझने का। कंटेनर को आधा कीजिए, जो चीज आधा हो जाए या बदल जाए, ठीक है, जो चीज आधा हो जाए या बदल जाए वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो चीज ना बदले वो चीज क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए इस पे एक क्वेश्चन देता हूं मैं, आप क्वेश्चन कीजिएगा, मिटा दो इसको नोट डाउन कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, 1 2 3। ये है हमारा क्वेश्चन, किस पे, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी पे। कौन कौन सा इसमें जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो बताना हमको। अमॉन्ग देम इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज, इसमें इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन है, चलिए तो देखते हैं कैसे सर देखेंगे। मान लेते हैं कंटेनर है, ठीक है, उसमें कुछ रखा हुआ है, ठीक है, उसको अगर आधा कर दिया मैंने, बीच से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो क्या मास बदल जाएगा, जी बिल्कुल, मास जो है बदल जाएगा। तो ये एक तरह का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। क्या वॉल्यूम बदल जाएगा, बिल्कुल, ये 10 लीटर का मान लेते हैं, 5 लीटर इधर 5 लीटर इधर, तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो ये एक तरह का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अच्छा, इंथैल्पी, इंथैल्पी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी? इंथैल्पी क्या बताया था, इंथैल्पी जो है, चलिए नहीं बताया था, इंथैल्पी आगे पढ़ेंगे हम लोग। इंथैल्पी जो है एक तरह का क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये भी एक तरह का क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों, क्योंकि ये भी एक तरह का एनर्जी है, ठीक है। एंथैल्पी आल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कौन बचा हमारा, दिस इज सरफेस टेंशन, ये एक तरह का क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसको बीच में से बदलने से सरफेस टेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सरफेस टेंशन इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का, दिस इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एंथैल्पी भी एक तरह का एनर्जी हो गया, ठीक है। तो एनर्जी, एंथैल्पी क्या है, हीट को ही तो एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है, एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है।
हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज एंथैल्पी। तो हीट क्या है? एनर्जी। एंथैल्पी भी क्या होगा? एनर्जी। क्या बताया था? एनर्जी भी डिवाइड करने से डिवाइड हो जाएगा। एंथैल्पी एक तरह का क्या हो जाएगा? हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और बचा क्या? बस सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो है वो क्या होगा? हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, सरफेस टेंशन हर जगह एक ही लगता है बेटा। ठीक है, कंटेनर चेंज कर देने से सरफेस टेंशन चेंज नहीं हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।